हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, यूपीएससी की जब भी ना एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं तो एक मिस्टेक काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से हो जाती है, और वो है क्या कि सिलेबस को अच्छे से नहीं समझते। देखो, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि एस्पिरेंट्स अक्सर ना तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को सिलेबस के साथ रिलेट नहीं कर पाते। और इसी वजह से क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट ही ना हो। ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है सिलेबस को समझना। इसके अलावा देखो, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना, या फिर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और शेड्यूल के साथ प्रिपेयर करो। पर कहीं ना कहीं पहला स्टेप यही होता है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में टोटल 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो देखो, प्रीलिम्स का भी हमारे पास सिलेबस गिवन है, मेंस का भी गिवन है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। बट आज के लेक्चर में ना हम जानेंगे कि प्रीलिम्स में हमें क्या सिलेबस यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, मेंस में क्या सिलेबस दिया गया है। थोड़ा सा देखो, डिटेल्ड वीडियो होगा पूरा ना, बट आई एम वेरी श्योर कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके जितने भी डाउट्स होंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, और आपको एक बहुत अच्छी ना क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना? और ये क्लैरिटी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझना कि क्या यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर ना मैं आपको प्री और मेंस के बीच में ना इंटर रिलेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो अच्छे से पूरा आप वीडियो देखोगे तो ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर जाओगे कि कितना यूजफुल ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं प्रीलिम्स की तरफ कि प्रीलिम्स में हमें यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया हुआ है। देखो, प्रीलिम्स में आप जानते हो 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है, दूसरा सीसेट से रिलेटेड। सबसे पहले जनरल स्टडीज के पेपर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा सिलेबस जैसे कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली जो चीज़ें करंट अफेयर्स में रहती है ना, वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। देखो, प्रीलिम्स का हालांकि ना सिलेबस यूपीएससी ने बहुत हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, मेंस का बहुत डिटेल में है, तो इसलिए थोड़ा इसको ना अच्छे से तोड़ना ज़रूरी है। जैसे प्रीलिम्स की अगर और बात करें आगे, तो साथ में आपको दिखता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है? साथ ही साथ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड उसके कौन से, जैसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आ जाता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मैं इसको ना आपको प्रॉपर एक टेबल में बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हमारे फाइनली बनते हैं। पर एक बार हमने क्विकली गो थ्रू कर लिया कि अच्छा, ये पर्टिकुलर सिलेबस हमें यूपीएससी ने दिया है। उसी तरह से देखो, सीसेट का देख लो। सीसेट के अंदर भी हमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन। आप जानते हो हर साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं हमारे पास, नियरली 25 क्वेश्चन हर साल इसमें से देखे जाते हैं। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो गया, जो बाकी क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ देखो, यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि हमें जो बेसिक न्यूमरेसी आनी चाहिए वो क्लास 10th लेवल, एंड जो डेटा इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए वो क्लास 10th लेवल के आसपास की आनी चाहिए। ठीक है? तो ये तो देखो था प्रीलिम्स का सिलेबस। मैं लास्ट में कंप्लीटली ना आपको मेंस के साथ रिलेट करवाऊंगा, तब हम और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर एक बार ना ओवरव्यू इस चीज़ का ले लिया। और देखो, ज़रूरी पता क्या है? ज़रूरी है कि जब हम इन चीज़ों को पढ़ें तो एक चीज़ तो हम सिलेबस को ध्यान में रखें। सिलेबस के साथ जैसा मैं आपको बता रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमारे ध्यान में होना चाहिए, एंड प्रॉपरली फिर उसका एक शेड्यूल के हिसाब से हमें उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। जब ये सारी चीज़ें हमें साथ में होती हैं ना, तो हम अपना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते कि कुछ भी रैंडम चीज़ें हम देखे जा रहे हैं, या कोई भी ऐसी फालतू में कोई बुक उठा ली, पता नहीं है कि यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है भी या नहीं है। या फिर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं भी इंपॉर्टेंट होती। तो सब कैसे पता लगती हैं? वो पता लगती हैं जब ये चीज़ें हमने अच्छे से कर रखी होती हैं। एंड इवन ना जब ओनली आईएएस की टीम की तरफ से जब ना डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं तो उनमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिल्कुल बेसिकली आपका ऐसा भी ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो, बट एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से आपको अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए। और इवन मैं अगर बात करूं जैसे हमारे प्रारंभ बैच की, तो प्रारंभ बैच के अंदर ना जो कि हमारा जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, इसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू इन कई एक तरह से इंटीग्रेटेड स्टडी करवाई जाती है। यानी कि
आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो प्रीलिम्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो या मेंस के कॉन्सेप्ट हो या फिर इवन ना इनमें जो भी एडवांस्ड पोर्शन आ जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाती हैं। तो एक तरह से ना ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाता है। एक बार अगर आप बैच ज्वाइन करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये नहीं रहता कि अच्छा मैं नोट्स कहाँ से देखूँ या ये चैप्टर कहाँ से पढूं, वो सारे की सारी क्लैरिटी आपको कंप्लीटली यहाँ पे मिल जाती है। एंड अकॉर्डिंगली अगर ये आप पर्टिकुलर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या info@onlyis.com पे मेल डाल के भी अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो बैच है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जून 20 से ये एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर ना एक प्रॉपर प्लान शेड्यूल आपको मिलेगा कि किस हिसाब से किस कब आपको डिफरेंट लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उन लेक्चर्स के बेसिस पे फिर आपका प्रॉपरली टाइमली इवेल्युएशन होता रहेगा, ठीक है ना। तो आप भी अपनी गलतियां प्रॉपरली समझ पाओगे कि कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, उनको मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो ये सारे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करते हो। अब देखो चलते हैं थोड़ा मेंस की तरफ कि मेंस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स या क्या क्या सिलेबस यूपीएससी के द्वारा मेंशन्ड है। देखो आप जानते हो कि मेंस के अंदर ना डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका होता है एसए का एग्जाम, उसके बाद आते हैं 4 जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है, ये 4 जीएस के पेपर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला हफ्ता होता है उसमें हमारे कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया या साथ में कोई और लैंग्वेज होगी, जैसे हिंदी हो गया या आपकी जो भी और कोई लैंग्वेज है। साथ ही साथ फिर लास्टली 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एसए का क्या सिलेबस गिवन है एंड फाइनली GS 1 2 3 4 कंटिन्यूसली इन चारों का सिलेबस भी अच्छे से हम इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। देखो एसए का ना सिलेबस बहुत ही छोटा सा है। क्या दिया हुआ है हमें कि कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। और जो यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है हर साल हमें ना 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमें 4 एसेज गिवन होते हैं एंड सेक्शन बी में भी 4। इस 4 में से हमें एक एसे अटेम्प्ट करना होता है और यहाँ से भी एक एसे। तो कहीं ना 2 सेक्शन 4 एसेज के, उनमें से हमें एक एसे को चूज करना पड़ता है, यानी कि 3 घंटे के अंदर हमें 2 प्रॉपर एसेज लिखने होते हैं। और क्या मेंशन्ड है कि वी हैव टू राइट क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। इसका क्या मतलब है कि एसे में ना जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके क्लोज ही रहना है। जैसे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अगर आपको ना कुछ दिया हुआ है कि मान लो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर इज द बैकबोन ऑफ हेल्दी इकोनॉमी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना वो कीवर्ड देखो, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आपको हेल्थ केयर में जाकर बाकी फालतू की चीज़ें नहीं बतानी कि अच्छा आपने पूरा का पूरा ऐसे सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर पे लिख लिया, क्योंकि देखो ना ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां करी थी, उन्होंने हेल्थ केयर कीवर्ड को पकड़ा और वो डिस्कस करते रहे कुछ जो प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड ही ना हो। तो हर कीवर्ड आपके लिए एसए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और जितना आप एसए का जो सब्जेक्ट है उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करोगे उतने ज़्यादा नंबर आप यहाँ पे एसए में स्कोर कर सकते हो। बाकी और चीज़ें कि ऑर्डरली मैनर में लिखना है, एक तरह से ना जैसे एसए में एक तरह से एक फ्लो आना चाहिए, कंसाइजली लिखना है एंड जितना आप इफेक्टिवली एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिख पाओगे उतना बेहतर है। तो इसका देखो कोई प्रॉपर हमारे पास ना सिलेबस अवेलेबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं जैसे आप GS 1 पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4, ये चारों जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उनकी जो डिफरेंट हमारी नॉलेज होती है कहीं ना कहीं हम वो एसेज में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम यहाँ से कोट कर सकते हैं, भले हिस्ट्री से हो, एथिक्स से हो, पॉलिटी से हो, हमारी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है या और भी डिफरेंट फिलोसफर्स को भी आप यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर ऐसे में बेसिकली कोड करके एक अच्छा एक प्रॉपर ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो ये तो चीज़ें थी रिगार्डिंग ऐसे। अब चलते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर पे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 को। देखो अगर मैं बात करूं कि पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो एक तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ डिवाइड इन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। उसके साथ ही आ जाता है हिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है GS 1 के अंदर, साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है ज्योग्राफी का कंपोनेंट एंड लास्टली सोसाइटी का कंपोनेंट। तो ये 4 कंपोनेंट्स आप नियरली मान सकते हो जो आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट ना ये पहले 2 को भी मैं एक तरह से क्लब कर सकता हूँ कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर क्या हो गया, ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का ही की तरह ही हो गया ना, तो ये हिस्ट्री के साथ मैं इसको क्लब कर सकता हूँ। बाकी बच गए ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखूं पिछले सालों की तो आपको रियलाइज होगा कि लगभग 30% पेपर GS 1 का हिस्ट्री में से आया था इन 2021, 28% पेपर
सोसाइटी में से आया था एंड 42% जोग्राफी में से आया था। तो कहीं ना कहीं जोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी भी देखो 30% के आसपास है, तो काफ़ी इक्वली ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस जानते हैं कि हिस्ट्री कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन में हमारे पास यूपीएससी ने क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक्स हैं दैट इज इंडियन कल्चर, जो कि क्या कवर करता है, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो देखो बहुत ही एलेबोरेट सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम मॉडर्न टू एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हिस्ट्री जो मेंस में पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो मॉडर्न इंडिया से आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड उनमें भी क्या 18th सेंचुरी से मिडल से लेके एंड कॉरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और रिगार्डिंग कुछ और इश्यूज जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। साथ ही साथ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है ना, उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या क्या स्टेजेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी आपको। उसके अलावा देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसमें भी काफ़ी एलेबोरेट दिया हुआ है कि कौन से इंपॉर्टेंट आपको की चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, नेशनल बाउंड्रीज को जो रीड्रॉ किया गया, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस, डीकॉलोनाइजेशन का कैसे प्रोसेस था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज जैसे कि कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, इनका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। देखो बहुत सारा आपको ना यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, आर्ट एंड कल्चर भी। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर ना, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख भी सकते हो कि कौन सा चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री देखो 40 मार्क्स की पूछी गई थी लास्ट ईयर, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस 10 मार्क्स की थी, वर्ल्ड हिस्ट्री 15 मार्क्स की थी, एंड सॉरी आर्ट एंड कल्चर 10 मार्क्स की थी। उसी तरह से देखो ये जो पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंडली आर्ट एंड कल्चर भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हिस्ट्री वाला कंपोनेंट। आगे चलते हैं, सोसाइटी पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोसाइटी लगभग 28% से लेकर 30% के आसपास हर साल कहीं ना कहीं पूछी जाती है। और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हमें सिलेबस में मेंशन्ड है कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इंडियन सोसाइटी के, ठीक है ना। आप जानते हो कि जैसे ना डाइवर्सिटी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स हो गया, जोग्राफीज हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, कल्चर्स हो गया, फूड हो गया, कुजीन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिया के सेलिएंट फीचर्स ही तो हैं। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंट फीचर्स भी आप अकॉर्डिंगली अपने लेक्चर्स में देख सकते हो। उसके साथ ही वुमेन का क्या रोल है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल था, ठीक है, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इश्यूज, पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज, अर्बनाइजेशन के ऊपर काफ़ी ना रिसेंटली यूपीएससी का काफ़ी फोकस रहा है। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करती है, ये भी एक काफ़ी हॉट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। उसके अलावा कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, तो ये सारे टॉपिक्स आप कहीं ना कहीं नोट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट ना सोसाइटी के ऊपर इन सभी पे आपका ना कुछ नोट्स रेडी होने चाहिए कि अच्छा कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास पॉइंट्स रेडी हैं, रीजनलिज्म पे आ गया तो उसके पॉइंट्स रेडी हैं। साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स। जब तक आप रीजनलिज्म को एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट नहीं करोगे कि अच्छा यहाँ पे रीजनलिज्म का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये पर्टिकुलर रीजन में ऐसा देखा गया, तब तक आपका ना कहीं आंसर थोड़ा सा अधूरा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सोसाइटी का कंपोनेंट। आगे चलते हैं, ज्योग्राफी कंपोनेंट को देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ज्योग्राफी 42% आई थी इन जनरल स्टडीज पेपर 1 2021। तो इसके सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स की यहाँ पे बात हो रही है। उसके अलावा की नेचुरल रिसोर्सेज का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर भी आपको ना डिफरेंट फैक्टर्स कि जैसे कि क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्री कहीं पे लगनी है तो उसके रिगार्डिंग अच्छी वहाँ पे मार्केट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कैसा है वहाँ पे, ये चीज़ें होनी चाहिए, लेबर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कैपिटल अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये डिफरेंट फैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंगली डिटर्मिन करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए या कहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, ठीक है ना, तो इनका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरह से जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर ना हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ पर भी इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है कि अर्थक्वेक आ गया तो क्या हमारे पास क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, क्या हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे उन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें जनरल स्टडीज पेपर 3 में। और यहाँ पे इनका पीछे का जो जियो फिजिकल फिनोमिनाज है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एंड उनका क्या क्या इम्पैक्ट होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे, वो भी हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली कवर करना पड़ता है।
आगे चलते हैं, देखो जीएस पेपर 1 तो हमने कर दिया डिस्कस, ठीक है, हिस्ट्री वाला, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, क्लियर। आगे अब डिस्कस करेंगे पेपर 2 को। देखो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स बनते हैं, पहला हो गया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं अभी दिखाऊंगा भी कितने परसेंट इसमें से पूछा जाता है। फिर आगे चलते हैं तो आ जाता है गवर्नेंस, नेक्स्ट आ जाता है सोशल जस्टिस, एंड आखिरी कंपोनेंट आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। थोड़ा सा ना अभी इसकी ना देख लेते हैं क्या डिवीज़न थी। तो 2021 के अगर मैं पेपर की बात करूं तो लगभग 50% सिलेबस, यानी कि 250 में से ना 125 मार्क्स का पेपर सिर्फ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक से ही आया था। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ बन जाती है। उसके अलावा 20% टॉपिक्स 20% जो पेपर था वो इंटरनेशनल रिलेशंस में से, 24% सोशल जस्टिस एंड 6% गवर्नेंस के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से पूछा गया था। तो यही ऑर्डर फॉलो करते हैं, पहले पॉलिटी पे चलते हैं कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या क्या चीज़ें सिलेबस में मैंशनड है। तो यहाँ देखिए मैंशनड चीज़ें हैं जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, क्या एवोल्यूशन है, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये सारी की सारी चीज़ें देखो वैसे तो लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएंगी, पर कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत ना थोड़ी सी एक तरह से आप बोल सकते हो कि नई नई डेवलपमेंट्स वहाँ पे कवर नहीं हो रही, या फिर जो मेंस में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो काफ़ी हद तक करंट ओरिएंटेशन रखते हैं। तो जब तक आपने करंट ओरिएंटेशन इन चीज़ों की नहीं पढ़ोगे ना, आपको ये चीज़ें आंसर करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ज़रूरी क्या है कि लक्ष्मीकांत के साथ आप जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उनको साथ में साथ रिलेट करते रहो। उसके अलावा और क्या टॉपिक्स हैं जैसे कि फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है ना, फेडरल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से हम पावर्स को डिवॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, या डिवोल्यूशन पावर डिवोल्यूशन में क्या क्या इश्यूज हमें फेस करने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अकॉर्डिंगली कवर करी गई हैं इस टॉपिक के अंदर। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स होते हैं आप जानते हो ना, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, किस तरह से एक दूसरे में कहीं ना एक क्या हमारे यहाँ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, वो तो नहीं है, एक तरह से फ्यूजन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी काफ़ी यूपीएससी का फेवरेट है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करना कि इंडिया और यूएस का, इंडिया और यूके का, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर सिलेबस से आप लिंक कर सकते हो। उसके अलावा देखो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर काफ़ी डिटेल में हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वही सारी चीज़ें मेंस में भी आती हैं, बट अगेन करंट ओरिएंटेशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, ठीक है, आरओपी एक्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, ठीक है, एंड वेरियस जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज थी, तो सारी की सारी चाहे मान लो ना जो न्यूज़ में हो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन ये बार बार न्यूज़ में आ रही है, कुछ और जो भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ आपको लगता है अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो, गिवन द फैक्ट कि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हों। उसके अलावा देखो अगर बात करें गवर्नेंस की, ठीक है, गवर्नेंस का भी मैंने आपको समझाया था, तो देखो गवर्नेंस की भी वेटेज किसी साल बढ़ भी जाती है, किसी साल थोड़ी सी कम भी हो जाती है, पर कहीं ना 20 से 25 मार्क्स का पेपर यहाँ से हर साल ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो कि यहाँ से पूछा गया है। अब बाकी चीज़ों का भी कंपैरिजन देख सकते हो कि बाकी टॉपिक्स किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं यूपीएससी के एग्जाम के अंदर। देखो बात करें अगर गवर्नेंस कंपोनेंट के सिलेबस की, तो गवर्नेंस के अंदर क्या आ जाता है, गवर्नेंस के अंदर जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस और डिफरेंट इसकी जैसे और चीज़ें जैसे कि सिटीजन चार्टर, ठीक है, ये चीज़ आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के अंदर देखने को मिलेगी। और इनके ऊपर ना देखो इन चीज़ों के ऊपर आपके पास ना नोट्स रेडी होने चाहिए कि अच्छा आपसे पूछ लिया ई गवर्नेंस, तो आपको ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अच्छा ई गवर्नेंस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या एग्जांपल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया गया है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या किस तरह से ना ई गवर्नेंस ने बेसिकली रेवोल्यूशनाइज किया इस सेक्टर को, और क्या अभी हमें और चीज़ें करने की ज़रूरत है, बेसिकली चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना मेंशन है। देखो यहाँ पूछा ना लिमिटेशंस, पोटेंशियल क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, और क्वेश्चन देखना यूपीएससी ने इसी ट्रेंड पे ही हमसे अकॉर्डिंगली पूछे गए हैं। उसके अलावा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, एक सिविल सर्विसेज का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या इंटरवेंशंस हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एनजीओज़ का रोल हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल हो गया, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस एंड गवर्नेंस में आप कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं सोशल जस्टिस के बारे में। देखो सोशल जस्टिस का जो सिलेबस मेंशन्ड है दैट इज़ वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पीपल। जैसे आप जानते हो ना डिफरेंट वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, ठीक है ना, तो उन पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए क्या क्या स्कीम्स रन करी जा रही हैं, जैसे कि
वुमेन के लिए क्या स्कीम्स हैं, एल्डरली पीपल के लिए क्या स्कीम्स हैं, या हमारे जो चिल्ड्रन हो गए, ये डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हो गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सभी के लिए क्या क्या डिफरेंट स्कीम्स रन करी जा रही हैं बाय सेंटर एंड बाय द स्टेट, क्या मैकेनिज्म है, क्या लॉज हैं, किस तरह से इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। आप NCSC के बारे में जानते हो, NCST, NCBC, इन सभी के बारे में जानते हो आप। तो इनके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह से इनके जो भी ना जैसे ये रिकमेंडेटरी होते हैं जनरली, तो इनके जो पावर्स हैं कैसे इनको इन्हेंस किया जा पाए ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ देखो इंडिया के जो की इश्यूज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ों पे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। सारे के सारे ये आपके सिलेबस में ही मैंशनड है। उसके साथ ही पॉवर्टी एंड हंगर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे बन के आता है। लास्ट पार्ट जो है हमारे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। IR की जब बात करते हैं तो देखो जो सिलेबस है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, आप जानते हो कि ठीक है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जो नेबर्स हैं, काफ़ियों के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, कुछ नेबरहुड के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं भी हैं। तो किस तरह से इन पर्टिकुलर रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं, बट साथ ही साथ ना इनका करंट कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर, जैसे आप देख रहे हो ना कि नेपाल के साथ हमारा थोड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, और भी कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्यूट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो IR एक ना काफ़ी आपका डायनेमिक कंपोनेंट है, ठीक है। उसके साथ ही साथ बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, साथ ही साथ इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल है, ठीक है ना। और इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो एजेंसीज, फोरा उनका, जैसे पिछले साल WHO पे क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, उसके पहले हमें यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी तरह से और भी जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर कभी ना कभी हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को ही मिलते हैं। तो देखो ये जो मैं बात कर रहा था ना कि डायनेमिक पोर्शन है, ठीक है, तो डायनेमिक को स्टैटिक पोर्शन के साथ कैसे लिंक करें, किस तरह से हम इनको देखो इम्प्रूव करें, कहीं ना कहीं यहाँ रोल आ जाता है प्रॉपर आंसर राइटिंग का। और आंसर राइटिंग भी ऐसा नहीं कि आप अच्छा देख बस ऐसे करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब आंसर राइटिंग होती है ना, और एक तरह से जब उसको हम टाइम बाउंड मैनर के हिसाब से करते हैं ना इस आंसर राइटिंग को, तो वो आंसर राइटिंग आपको ज़्यादा फायदा देती है। इसके अलावा देखो किस तरह से आपकी कॉपी एवेल्युएट हो रही है, क्या जो आपकी मिस्टेक्स आपको प्रॉपरली बताई जा रही है, नहीं बताई जा रही, एंड साथ ही साथ ये जो फीडबैक मिल रहा है आप कितने अच्छे से उसको अपने अगले आंसर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आप इन चीज़ों के अंदर या आंसर राइटिंग के अंदर कितना बेहतर हो सकते हो। तो देखो इसी वजह से ना एक पर्टिकुलर कोर्स हमारी टीम की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, दैट इज़ IDMP कोर्स। देखो इसके अंदर क्या होता है, IDMP के अंदर यहाँ पर आपको डेली MCQs भी मिलते हैं, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, यानी कि प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती जा रही है आपकी, साथ ही साथ उसके साथ ही आप मेंस की भी आंसर राइटिंग करते जा रहे हो। फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली लास्ट में आपको फिर डिफरेंट आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आप उनको भी प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर के हिसाब से लिख पाओ। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर फीडबैक भी मिल जाएगा, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं कि NCERT के आपको वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, CSAT एंड ऐसे टेस्ट मिल जाते हैं, बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस IDMP कोर्स के। तो ये पर्टिकुलर कोर्स भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हो कुछ डाउट्स के लिए, या मेल ID पे हमें मेल भी डाल सकते हो। आगे बढ़े तो डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के बारे में। देखो हमने ऐसे डिस्कस कर लिया, पेपर 1 पेपर 2 हो गया, ठीक है। पॉलिटी वाला पेपर 2 था, हिस्ट्री वाला जो था हिस्ट्री सोसाइटी ज्योग्राफी वो पेपर 1 था। अब पेपर 3 डिस्कस करेंगे। ये भी थोड़ा ना डायनेमिक पोर्शन ही है। कैसे, जैसे इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या आ जाते हैं। पहला तो देखो एक आ गया इकोनॉमी, ठीक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लो, इकोनॉमी कह लो, राइट। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी काफ़ी करंट ओरिएंटेशन है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, IT सेक्टर, रोबोटिक्स हो गया, AI हो गया, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी नई नई डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती रहती हैं। उसके अलावा देखो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हम प्रीलिम्स में भी आपने देखा इस चीज़ को, मेंस में भी इसका कंपोनेंट है। उसके अलावा देखो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखने को मिलेंगे। जब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ ना, तो मैंने एग्रीकल्चर को भी यहीं पे इंक्लूड कर लिया। एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अभी जब सिलेबस डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी ये पर्टिकुलर देखो वेटेज थी 2021 के एग्जाम में 40% मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ 250 अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स का जो पेपर था वो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर में से देखा गया। 20% वेटेज मिलती है इंटरनल सिक्योरिटी को, 24% है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को, साइंस टेक की अप्रॉक्सीमेटली 16% वेटेज यहाँ पे है।
तो कहीं ना ये पर्टिकुलर जो पेपर है इकोनॉमी की तरफ काफ़ी फोकस्ड है। 100 से 125 मार्क्स का पेपर हर साल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात अगर करें सबसे पहले इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के सिलेबस की, तो देखो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जो सिलेबस है वो है जैसे कि इंडियन इकोनॉमी के क्या इश्यूज़ हैं, कि प्लानिंग से क्या इश्यूज़ हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। अब जानते हो ना कि जैसे जीडीपी नीचे गिर रही है या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या फ़र्क होता है, क्वांटिटेटिव एक होता है, क्वालिटेटिव होता है, उसमें ज़्यादा पैरामीटर्स को लिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंडिया का एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, तो क्या इसको हम टैकल करने के लिए क्या बेसिकली ना क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिलेबस के अंदर कवर होती हैं। उसके साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है, हम प्री में भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को, गवर्नमेंट बजटिंग, तो ये मेंस के लिए भी बजट किस तरह से गवर्नमेंट का बनाया जाता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑफ मेंस एज वेल। इसके अलावा देखो लिबरलाइजेशन, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए ना 1991 के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो उसके बाद किस तरह से हमारी, उसके पहले किस टाइप की ग्रोथ थी इंडस्ट्री ग्रोथ में, अब किस टाइप की ग्रोथ है, कैसे अब सर्विस सेक्टर लेड हो चुकी है, राइट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्कस करनी पड़ेंगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ये सारी चीज़ें। उसके साथ ही साथ डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं वो भी हमें कवर करने पड़ेंगे, क्या क्या नए नए मॉडल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल की साइड में, वो चीज़ें हो जाती हैं इकोनॉमी का सिलेबस। बात करें अगर एग्रीकल्चर की, देखो एग्रीकल्चर में भी ना कुछ सेट पैटर्न्स हैं, और एक्चुअल में जब ना मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है क्वेश्चंस की। जैसे कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन, ठीक है ना, माइक्रो इरीगेशन होता है या और जो डिफरेंट टाइप के कैनाल इरीगेशन, टैंक इरीगेशन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलती हैं, और किस तरह से माइक्रो इरीगेशन बेटर फॉर्म ऑफ इरीगेशन साबित हो सकता है। उसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग में क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है, ई टेक्नोलॉजी हो गया, जो नई नई ना फार्मर्स के पास नई नई टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, किस तरह से उनको वो बेनिफिट कर सकती है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उनको इन्हेंस किया जा सकता है, या फिर और भी जो डिफरेंट टाइप के लॉसेज होते हैं, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट हो लॉसेज हो, वो किस तरह से उनको मिटिगेट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली पढ़ने को मिलेंगी। उसके अलावा डायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होती हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होती हैं, एमएसपी, ठीक है, आप डेफिनेटली बार बार इस चीज़ को एमएसपी को तो न्यूज़ में सुनते ही आ रहे हो काफ़ी सालों से, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। पीडीएस सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है ना, राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है हमारा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है, या फिर अगर हम फूड को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लें और बफर स्टॉक हमारा हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमें कवर करनी है। क्या टेक्नोलॉजी के मिशंस हैं, एनिमल रेयरिंग का भी एक थोड़ा ना कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आई हैं इसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग आप जानते हो कि अच्छा, जैसे मान लो कि ना आपके पास टोमेटो हैं और टोमेटो से टोमेटो केचप को बनाना, या फिर आपके पास पोटैटो हैं उससे पोटैटो चिप्स को बना लेना, ये एक तरह से प्रोसेसिंग हो रही है, एक तरह से वैल्यू एडिशन हो रही है। तो सारे के सारे स्टेप्स, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, किस तरह से ये एक सनराइज सेक्टर हमारे इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे टैकल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा क्या क्या डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, किस तरह से उन्होंने बेनिफिट किया है, क्या ऐसे इश्यूज थे जो हम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए लैंड रिफॉर्म्स को, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट भी अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा आगे चलते हैं साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक में देखो क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर ये भी ना करंट ओरिएंटेशन है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे ना तो वो स्टैटिक पोर्शन पे नहीं मिलते, आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे कि अच्छा आईटी में क्या हो रहा है नया, स्पेस में क्या हो रहा है, कंप्यूटर्स में क्या, रोबोटिक्स में क्या, नैनो टेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है, आईपीआर, ठीक है ना, पेटेंट हो गया, जैसे इंडिया के पेटेंट लॉज में कई बार बोला जाता है कि जैसे एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हो गया, या फिर ना और जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो गया, ये सारे इश्यूज बार बार यूपीएससी ने इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। उसके अलावा इंडियंस ने क्या अचीव किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है ना, मैथ्स की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में, या और डिफरेंट जैसे ना हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या डिफरेंट अचीवमेंट्स करी हैं, सर सीवी रमन का आपने नाम सुना होगा। उसके अलावा जो डिफरेंट और भी हमारे साइंटिस्ट रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा और क्या नई नई एप्लीकेशंस हैं और उनका आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, आम लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में क्या इम्पैक्ट है इन टेक्नोलॉजीज़ का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
देखो आप ना एक नोटिस करना है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, ज़्यादातर क्वेश्चन ना इसी बात पे बेसिस पे है। मान लो कि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी उठा लो, जैसे आईटी उठा लो, तो आईटी का पूछ लेंगे कि अच्छा फार्मर की लाइफ में कैसे इसने बेनिफिट किया है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ना आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जब आप साइंस एंड टेक का पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपके पास हमेशा हमेशा होना ही चाहिए। आगे देखें तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ना एक सिंगल लाइन का ही सिलेबस है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बस इतना ही सिलेबस मेंशन है। बट यहाँ पर भी आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी, करंट जब आप इसके रिगार्डिंग पढ़ोगे कि अच्छा इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेप्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे पिछले साल क्वेश्चन था जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है ग्लासगो में हुई थी लास्ट टाइम, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो इस चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर्स हो गया, कभी साइक्लोन्स का पूछ लिया, कभी लैंडस्लाइड का पूछ लिया, कभी अर्थक्वेक का पूछ लिया कि इनकी डिजास्टर्स की मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर सभी डिजास्टर्स को कवर करना होता है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, इसकी बात करें अगर, तो देखो इंटरनल सिक्योरिटी में एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर का क्या रोल है, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, हमारी जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका क्या क्या मैंडेट है, कौन सी फोर्स किस बॉर्डर पे काम करती है, किस तरह से वो टेररिज्म या डिफरेंट और भी जो इश्यूज़ हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग उसको कैसे टैकल किया जाता है, नक्सलिज्म का इशू हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में जो हमारे देश के लिए इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने हैं, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, वो पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे हम देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं, देखो तीनों पेपर डिस्कस कर लिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, अब आखिरी पेपर बचा है दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 4। और पेपर 4 तो देखो आप जानते ही हो ये किससे रिलेटेड है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से, ठीक है। तो देखो इस पेपर में हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक तो थोड़ा थ्योरी बेस्ड पार्ट होता है और दूसरा केस स्टडीज़ वाला पार्ट। तो नियरली 52% पेपर जो होता है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से आता है और केस स्टडी से 48%। अगर बात करूँ मैं 250 मार्क्स की तो नियरली 130 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एंड बाकी के 120 मार्क्स का केस स्टडीज से आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूँ तो यहाँ पर ना देखो बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि एटीट्यूड, तो एटीट्यूड पे ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, ये सारे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पे कभी ना कभी डेफिनेटली ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी पूछ लेते हैं कि इंटीग्रिटी क्या होती है, सिविल सर्विसेज के लिए क्या ज़रूरत है, नॉर्मल लाइफ में कैसे ज़रूरत है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, अगर किसी में नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा एथिक्स क्या होती हैं, मॉरल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, मोरालिटी क्या होती है, फैमिली का रोल क्या होता है, आपको ना वैल्यूज़ इनकलकेट करने में, सोसाइटी का क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे कवर करने होते हैं। उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है ना, ईआई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मॉरल थिंकर्स, ठीक है ना, कुछ इंडियन थिंकर्स हो गए, कुछ जो वर्ल्ड के थिंकर्स होंगे, वर्ल्ड के डिफरेंट फिलोसफर्स हो गए, उनकी बात यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ती है। सिटीजन चार्टर, मैंने आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में भी आपको दिखाया था ये टॉपिक। काफ़ी सारे टॉपिक्स ना यहाँ पे GS2 में भी देखने को मिलेंगे, जैसे RTI हो गया, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बेसिक है ना, GS2 में भी हमारा थोड़ा सा कंपोनेंट है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ इश्यूज, एथिकल इश्यूज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना, कंपनीज जैसे ना, आप जैसे सत्यम स्कैम का सुना होगा आपने, और भी इस टाइम के बहुत सारे आप ना इश्यूज देख चुके हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। चंदा कोचर का केस स्टडी आई थी बीच में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंगली पढ़नी पड़ेंगी कि जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या इश्यूज़ होते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, कौन कौन सी नई कमेटीज इस सेंस में बनी हुई हैं, उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, किस तरह से हमें उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है ना, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली इस सिलेबस के हिसाब से पढ़नी पड़ेंगी। देखो तो मोटा मोटा अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो काफ़ी हद तक आप देखोगे कि जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो सिलेबस होता है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरलिंकेज मिलेगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तो डायरेक्टली है। जैसे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 की बात करी, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी तरह से ना बाकी जैसे गवर्नेंस वाला पोर्शन हो गया, सोशल जस्टिस वाला पोर्शन हो गया, सोसाइटी हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको डायरेक्ट कोरिलेशन मिलेगा विद द सिलेबस, ठीक है। अब देखो प्रीलिम्स का भी सिलेबस देख लिया, मेंस का भी देख लिया,
अब ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं एंड मेंस में भी पूछे जाते हैं, और इस वजह से यहाँ पे हमें इनकी करनी है इंटीग्रेटेड स्टडी, यानी कि दोनों को साथ में लेके चलना है। जैसे एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये देखा हमने कि प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ जनरल स्टडीज पेपर 1 का भी कंपोनेंट था। तो अगर हम इनकी ना इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे तो जो प्रीलिम्स में पढ़ा वो मेंस में काम आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखो कुछ मेंस के थोड़ा जो ना बेसिकली उसका एनालिसिस करना वो भी हमें थोड़ा बेहतर आ जाएगा। इकोनॉमी भी हमने देखा जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी और प्रीलिम्स में भी। पॉलिटी भी देखा, पेपर 2 का ये सिलेबस है। ज्योग्राफी जनरल स्टडीज पेपर 1 में देखा था, नियरली 42% इसकी वेटेज है इन जनरल स्टडीज पेपर 1, और प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी देखा, ठीक है ना, पेपर 3 एंड प्रीलिम्स। आर्ट एंड कल्चर भी जीएस पेपर 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3, आईआर ये जीएस पेपर 2 का है। इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी के साथ ही रिलेट कर दूंगा जीएस 3 के लिए। करंट अफेयर्स एंड मॉक टेस्ट तो आप दोनों के समझ ही गए। करंट अफेयर्स देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, एंड अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट हो गया, चाहे वो अपना प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी आपकी, और मेंस के लिए आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग, और जो फिर बेसिस ऑन इवैल्यूएशन आप किस तरह से उसको इम्प्रूव करते हो। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमें प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल देखो आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। टोटल 500 मार्क्स के ना पेपर होते हैं, बेसिकली 250-250 का एक पेपर होता है, तो 2 पेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू 500 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिवोट करना चाहिए अपना टाइम। इंडियन सोसाइटी हमने देखा जीएस पेपर 1 के अंदर, बहुत ही रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स हैं। एथिक्स का पेपर देखा जीएस पेपर 4। इंटरनल सिक्योरिटी देखा पेपर 3 के अंदर। वर्ल्ड हिस्ट्री का हमने देखा था जीएस 1, ये भी जीएस 1, एंड एसए का तो अलग से ही पेपर होता है। गवर्नेंस सोशल जस्टिस हमने देखा जीएस पेपर 2 में। डिजास्टर मैनेजमेंट देखा जीएस पेपर 3, एंड लास्टली आंसर राइटिंग एंड मॉक्स जो आपको करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ना एटलीस्ट ये 2 स्लाइड्स तो डेफिनेटली पता होने चाहिए कि अच्छा प्री और मेंस में क्या क्या चीज़ें हैं और सिर्फ मेंस के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो ये पर्टिकुलर सिलेबस हमने एक बार ना अच्छे से एक बार देख लिया, पर कहीं ना कहीं आपको क्या ज़रूरत है, आपको भी एक बार ना खुद अपने एंड पे इन चीज़ों को अच्छा अपने सामने रख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ न्यूज़पेपर में तो देखो इतना बड़ा होता है, अब हर चीज़ तो रेलेवेंट नहीं है। अब न्यूज़पेपर में से कौन सी चीज़ पढ़नी है वो कैसे पता लगेगा, जब आपके पास में सिलेबस होगा। जैसे मान लो कल को ना कोई एनजीओ के रिगार्डिंग टॉपिक आता है, ठीक है ना, एनजीओ के रिगार्डिंग मान लो गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया है, तो आपको पता है कि अच्छा एनजीओ ना सर हमारा जीएस 2 का सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं जब आप वो चीज़ पढ़ोगे ना तो आप इस पर्टिकुलर जीएस 2 सिलेबस के साथ उसको इंटीग्रेट कर लोगे, उसको समझ लोगे कि अच्छा हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़नी है, कल को करंट अफेयर्स में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जीएस 2 में पूछा जा सकता है। तो कहीं ना आप इन चीज़ों को रिलेट करोगे तो बेहतर ढंग से समझ आ पाएगा, बेहतर ढंग से अपने नोट्स बना पाओगे, एंड उस बेसिस के ऊपर जब आपको आंसर राइटिंग या फिर फाइनल मेंस के एग्जाम में आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी तो आप उसको इजीली टैकल कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड वे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, किस तरह से कवर करनी है। तो बस इसी तरह से आप भी सिलेबस को साथ में यूज़ करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अपने साथ में हैंडी रखिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आने वाले एग्जाम के अंदर हम बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करें एंड उस बेसिस के ऊपर आने वाले एग्जाम को हम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। So this is it for this video. Keep working hard. Goodbye and good luck.